हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका सब्जेक्ट है समाजशास्त्र एंड सोशियोलॉजी। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी कि उनका सिलेबस यहाँ पे हम आपको क्लियर कराएंगे कि सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें आपको तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे से हम लोग तैयारी भी करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें तैयारी करना है और आगे का जो आने वाले सब्जेक्ट हैं उसमें से कितने हमें क्वेश्चंस को कैरी करके चलना है, तो हमारा पेपर अच्छा सा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे भी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ कि टॉपिक में क्या चीज़ें हमें पढ़ना है और किस तरीके से हमको पढ़ना है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम गणनाएँ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस दिया जाएगा और इसी तरीके से कुछ आपका प्रश्न पत्र यानी कि पेपर भी दिया जाएगा। यानी कि मैं आपको बिल्कुल प्रश्न पत्र यानी कि पेपर के अकॉर्डिंग ही तैयार किया है आपका मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर को अगर आप देखें तो ध्यानपूर्वक समझेंगे भी और अच्छे से आप लोग कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ें करनी है, कैसे क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे हम आपको पूर्ण रूप से समझाएंगे। यहाँ पे आपका दिया है बीए सेकेंड ईयर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के समाजशास्त्र का पेपर है। इसमें कितने टॉपिक्स पूछे जाएंगे और क्या कहाँ कहाँ से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न पत्र आपका दिया गया है कि भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे यानी कि सोशल प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, न्यू एजुकेशन 2022-23 के अकॉर्डिंग है। यानी कि 23 यहाँ पे कर देंगे और 23-24 का ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर बनेगा। उसके बाद में फिर आपका आता है यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट में हमारा क्या चीज़ें हैं कि कौन कौन चीज़ें हमें पढ़ना है। यहाँ पे दिया गया है यूनिट फर्स्ट में कि डिवाइनेंस कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग यानी कि विचलन। डिवाइनेंस का मतलब होता है विचलन और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा और मीनिंग डेफिनेशन की इसका विचलन का अवधारणा, अर्थ और परिभाषा यहाँ पे आपको लिखना होगा। फिर आता है कि क्राइम एंड जुनियल डिलाइक्वेंसी व्हाइट कलर क्राइम यानी कि अपराध, किशोर अपराध और सफ़ेदपोश अपराध ये किस प्रकार के होते हैं। तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में आपका पहले तो आपका विचलन आएगा। विचलन यानी विचलन में अवधारणा और इसकी अर्थ, विचलन की अर्थ क्या है, विचलन की परिभाषा। इससे पहले भी हमने आपको शायद थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ाया था, हमने सिलेबस आपको बताया था। वही सिलेबस आपके पेपर के प्रश्नों में पूछा गया था और वही चीज़ें फिर आपको यहाँ पे एक बार दोबारा प्रयास करना चाहता हूँ। आपको अच्छे से एक बेमिसाल साबित करना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से पढ़िए। और क्या आपको पढ़ना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको क्लियर करते चलते हैं। तो ये सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक प्रश्न आपको इससे भी पूछे जाएंगे। तो यूनिट फर्स्ट में तो आपका ये हो गया। उसका फिर यूनिट सेकंड में आता है कि करप्शन इन पब्लिक लाइफ, कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, साइबर क्राइम, ड्रग एडिक्शन जैसे आपका साइबर अपराध हो गया है, फिर नशाखोरी हो गया है, सुसाइड टेररिज्म हो गया है यानी आत्महत्या और अपराध। तो ये सारे आपके पढ़ना पड़ेगा यूनिट सेकंड में। यानी से अपराध किसे कहते हैं, अपराध के मुख्य लक्षण क्या है, उसका फिर जीवन में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, आत्महत्या क्यों करते हैं, आत्महत्या से क्या लाभ है, क्या हानि है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है कि लाभ तो कुछ नहीं है, वैसे हानि होता है, बट इसमें जो तत्व बताए जाते हैं उसी को हम लाभ या बोलते हैं, या आप उसे बोलिए चाहे जो चीज़ें। तो ये आपका आता है यूनिट सेकंड में। फिर आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपका आता है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, पॉवर्टी, कास्ट इनइक्वलिटी यानी कि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है कि संरचनात्मक समस्याएं जो संरचनात्मक होती है यानी कि विपत्ति जो होती है वो चारों तरफ से आती है। अब संरचनात्मक यही होता है कि किस तरीके से आते हैं। जब मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं और विपत्ति ये हो गई कि आपके पास खाने का एक भी रुपए नहीं है और प्लस में आपके किसी की तबीयत ख़राब हो गई या किसी के अर्जेंट जाना पड़ गया या फिर किसी की तबीयत ख़राब हो गई, उसमें आपको अर्जेंट पैसे अवेलेबल करने हो गए। तो ये सारे आप कहते हैं संरचनात्मक समस्याएं। तो एक साथ समस्याएं जो आती हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा संरचनात्मक समस्याएं के अंदर। तो यूनिट थर्ड में आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर पॉवर्टी आपका आता है, गरीबी हो गया, फिर कास्ट यानी जाति, इक्वलिटी असमानता, प्रॉब्लम समस्याएं, फिर रिलीजन एथनिक यानी कि धार्मिक, जातीय और क्षेत्र रिलीजन जिसे कहते हैं हम। फिर आता है मिनोरिटीज़, बैकवर्ड क्लास एंड दलित यानी कि कहा गया है इसमें कि अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूनिट थर्ड में पढ़ना पड़ेगा।
यानी कि थर्ड सेमेस्टर में भी आपने दलित के बारे में पढ़ा था, पिछड़े वर्ग के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी आपको दलितों के बारे में एक अलग से चैप्टर होगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा। तो ये सारे आपके आएंगे संरचनात्मक समस्याएं के अंतर्गत। तो ये संरचनात्मक समस्याएं जो होगा ये आपका मूल टॉपिक होगा यूनिट 3 का, और इसके अंतर्गत ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट तैयार करने होते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है यूनिट नंबर 4 नंबर। इसमें आता है कि फैमिलियल प्रॉब्लम, जो फैमिलियल प्रॉब्लम होती है, इसमें आपका क्या आता है, जैसे फैमिलियल प्रॉब्लम जैसे डायरी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवर्स, इंट्रा एंड इंटर। जैसे पारिवारिक समस्या में आपका आ गया दहेज हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, तलाक हो गया, जिसे डाइवोर्स बोलते हैं हम लोग, अंतर पीढ़ीगत संघर्ष। उसका फिर बुजुर्गों की समस्या, यानी कि कहते हैं जनरल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ इल्डरली, क्या होता है इल्डरली। तो ये सारे आपके यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना होगा। यानी कि पारिवारिक समस्या में दहेज हो गया, घरेलू हिंसा जो होता है, तलाक के बारे में, अंतर पीढ़ीगत संघर्ष जो होता है, तो ये आपका आता है। इसके अंदर फिर आपका आता है बुजुर्गों की समस्याएं, ये आपको अलग से सारी चीज़ें पढ़ना होगा पारिवारिक समस्याएं के अंतर्गत। तो ये यूनिट नंबर आपका जो 4 दिया गया है तो वो पारिवारिक समस्या में आता है। उसका फिर क्या आता है यूनिट नंबर 5 नंबर। अब यूनिट 5 में क्या कहा गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक वर्सेस सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि कहा गया कि जो विकास की अवधारणा, आर्थिक बनाम सामाजिक विकास, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हो गया कि विकास की अवधारणा। जैसे आपका विकास की अवधारणा क्या है, विकास किसे कहते हैं, इससे पहले भी आप लोग अगर होम साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो होम साइंस में हमने आपको विकास के बारे में पढ़ाया था। तो ये सारे आपको वहाँ पे मिलते गए हैं। तो सारे आपके ओल्ड ही हैं, बट ओल्ड इज़ गोल्ड माना जाता है। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो कोई और अगर आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं आपको आने वाले जो दिन हैं उसमें हम आपको मॉडल पेपर और कुछ आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा और अच्छे से आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जहाँ तक मेरा ये सवाल रहेगा कि आपको मैं बिल्कुल निराश नहीं करूंगा और अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर आपका आता है सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक बनाम सामाजिक विकास और मानव विकास। यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है आपका होगा मानव विकास के बारे में, और आर्थिक बनाम सामाजिक विकास, यानी कि आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में क्या अंतर है। तो ये सारे आपको यहाँ पे आएगा कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपको 5 नंबर यूनिट आपका रहेगा। उसके बाद में फिर आपका आता है यूनिट नंबर 6। अब यूनिट नंबर 6 में आपका आएगा दोस्तों, यूनिट नंबर 6 में कि थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, नैतिक और गैर नैतिक क्रियाएं जिसे हम कहते हैं। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो यूनिट नंबर जो 6 दिया गया है इसमें आपका जो ये टाइप किया गया था ये गलत हो गया था, थोड़ा इसमें टाइपिंग गलत हो गई थी। इसमें दूसरा आएगा, जिसे आपका यूनिट नंबर 6 में थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है कि विकास की जो थ्योरी है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे सेमेल्सर, लर्नर, रूसो, सेमेल्सर जी, लर्नर जी, रूसो जी, इनके जो अंडर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है उसके बारे में यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट यानी कि जो अंदर की विकास है, अंदर विकास उनके उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था डिपेंडेंसी सेंटर। उसके बाद फिर आता है कि प्रेफेरी, फ्रैंक, फिर अनइवन डेवलपमेंट जो समीर अमीन जी के द्वारा रहेगा। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, और डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि सामाजिक विकास के बारे में, और ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा इस सब्जेक्ट का। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 7 में, आपका दिया गया है कि इशूज़ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के मुद्दे। इशूज़ ऑफ डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे कौन कौन से होंगे, विकास के मुद्दे के बारे में आपका एक टॉपिक होगा यूनिट नंबर 6 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इससे भी आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा भी जाएगा और अच्छे से आप लोग को तैयारी भी करना पड़ेगा इस चैप्टर से, क्योंकि विकास के मुद्दे आपको पता है कि हर जगह पे आपको दिखाई देता है, चाहे आप पॉलिटिकल पे ले लीजिए या फिर आप अपने
ग्रह प्रॉब्लम में ले लीजिए, तो हर जगह आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। जैसे आपका क्या कृषि संकट हो गया, मानव संसाधन हो गया, विकास और कुशल बेरोजगारी, तो ये सारे इसके आपके अंतर्गत आते हैं, किसमें, विकास के मुद्दे के अंतर्गत आते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे आपका कुशल बेरोजगारी। विकास के मुद्दे में कृषि संकट जिसे कहते हैं हम, यहाँ पे एग्रेरियन है, एग्रेरियन क्राइसिस। उसका फिर ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन विकास, आपको पता ही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास, और कुशल स्किल्ड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका आता है यूनिट नंबर 7 में। अब यूनिट नंबर 8 में आपका आ गया दोस्तों, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी। यानी कि कहा गया है कि इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट के बारे में, इकोलॉजी एंड, तो यहाँ पे आपको साफ तौर से नज़र आ रहा है कि इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इकोलॉजी डेवलपमेंट में आपका आता है पारिस्थितिकी और विकास। इकोलॉजी का मतलब है पारिस्थितिकी, और एंड डेवलपमेंट का मतलब आपको पता ही है कि पारिस्थितिकी और विकास और विस्थापन। डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपका विस्थापन। उसका फिर आपका आता है कि रिहैबिटेशन जिसे कहते हैं हम पुनर्वास, और पुनर्स्थापन जिसे कहते हैं रीसेटलमेंट पॉलिसी, यानी कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति। फिर आता है सतत विकास जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपका ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यूनिट नंबर 8 आपका सेक्शन ई और सेक्शन बी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मेरी ही आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आपको यूनिट नंबर 8 के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, यानी कि मैंने आपको थर्ड सेमेस्टर में ज्योग्राफी में ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिया था। इसमें आपको पारिस्थितिकी विकास हो गया था, विस्थापन हो गया था, इसमें सतत विकास हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, तो ये सारे इसके अंतर्गत आपको मैंने वहाँ पे बताया था। बट यहाँ पे आपको जो आपका है सोशियोलॉजी में, जिसका सोशियोलॉजी है, बट उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलग से उनके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा। और ये जो सतत विकास है, ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, फिर पुनर्वास एंड पुनर्स्थापन नीति जिसे कहते हैं हम रिहैबिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, तो ये सारे आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक रहेंगे दोस्तों, और अगले वीडियो तक आप लोग ज़रूर इंतज़ार करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम लोग अच्छे से कुछ सीखने का भी प्रयास किया है, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था।